हेलो फ्रेंड्स। आरएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो है वर्धन वंश या फिर पुष्यभूति वंश। इस वंश की प्रारंभ किससे हुआ था? कौन से स्थान से? दिल्ली के निकट जो थानेश्वर वाला स्थान है वहाँ से इस वंश है उसका प्रारंभ हुआ था। और इस वंश के जो थे वो शिव धर्म है उसके उपासक माने जाते हैं, शिव धर्म से रिलेटेड थे। इस वंश में हम 3 राजाओं का अध्ययन करेंगे। कौन कौन से हैं? प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। प्रभाकर वर्धन है, उसकी मृत्यु के पश्चात, ये प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के पश्चात इसका बड़ा बेटा है राज्यवर्धन, वो उत्तराधिकारी बनता है। लेकिन राज्यवर्धन उसकी हत्या है वो किसके द्वारा कर दी जाती है? शशांक द्वारा 606 ईस्वी में इसकी हत्या कर दी जाती है। राज्यवर्धन की हत्या के बाद में शासक कौन बनता है? हर्षवर्धन है, वो शासक बनता है। और लगभग 40 वर्ष तक यानी कि 606 से 647 ईस्वी तक इसने शासन किया था। हर्षवर्धन के कोई भी संतान नहीं थी, इसलिए बाद में इस वंश का क्या हो जाता है? अंत हो जाता है, पुष्यभूति वंश का। जिस समय हम देखते हैं कि हर्षवर्धन शासक बना था उस समय राज्य की स्थिति वो संकटपूर्ण थी। शशांक के भी शशांक ने इसके भाई की हत्या कर दी थी और इसकी बहन है उसको भी अपने प्राणों की रक्षा के लिए किसी अज्ञात स्थान पर जाना पड़ा था। शासक बनने के बाद में हर्षवर्धन ने कामरूप का राजा था भास्कर वर्मा, उससे संधि की और शशांक के विरुद्ध एक बड़ी सेना है वो भेजी थी। इसके अगर हम साम्राज्य की बात करें तो साम्राज्य की सीमाएं है वो उत्तर में हिमालय हिमाच्छादित पर्वत है, दक्षिण में हम देखें तो नर्मदा नदी के तट, पूर्व में गंजाम वाला इलाका और पश्चिम में वल्लभी तक इसकी विस्तृत थी। इसने नर्मदा नदी के दक्षिण में भी जाने का प्रयास किया था, लेकिन इसे है ना जो चालुक्य राजा पुलकेशिन दैत्य है, चालुक्यों के से सामना करना पड़ा था और उन्हें इसे हराया था। चालुक्य राजा पुलकेशिन सेकंड है, उसने इसे हरा दिया था। हर्ष ने अपनी राजधानी है वो कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। हम देखते हैं हर्ष की उपाधि कौन सी थी? हर्ष की उपाधि थी महाराजा धीराज है, उसकी उपाधि धारण की थी और वह शिव और सूर्य की उपासना करता था। बाद में उसका झुकाव है वो किस धर्म की ओर हो जाता है? महायान बौद्ध धर्म है उसकी ओर हो जाता है। प्रत्येक 5वें वर्ष में उसने प्रयाग में एक महोत्सव का आयोजन करवाया और दान है वो भी दिया। इसी प्रकार के एक महोत्सव में भाग लेने के लिए यानी कि छठे महोत्सव में भाग किसने लिया था? चीनी यात्री ह्वेनसांग है, उसने भाग लिया था। तो हम देखते हैं कि ह्वेनसांग किसके टाइम पीरियड में भारत आया था? हर्षवर्धन है उसके टाइम पीरियड में है वो भारत आया था। इसके बाद में हम देखेंगे पाल वंश। ये इसका शासन वो बताया, साम्राज्य बताया कि वल्लभी कन्नौज पाटलिपुत्र वाला एरिया और दक्षिण में हम नर्मदा नदी तक इसका साम्राज्य है वो देखते हैं। पाल वंश, पाल वंश है इसकी स्थापना इनका निरंतर पाल, राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार, इन तीनों वंश का निरंतर क्या होंगे? संघर्ष होंगे। पाल वंश इसकी स्थापना बंगाल में 750 ईस्वी में गोपाल द्वारा की गई। तो कौन से इलाके में की गई? मैंने हम रफली देखें तो पाल थे बंगाल की साइड में, गुजर प्रतिहार हमें गुजरात वाले एरिया में देखने को मिलेंगे और राष्ट्रकूट है गुजर प्रतिहारों के दक्षिण में देखने को मिलेंगे। बंगाल में गोपाल ने इसकी स्थापना की। पाल वंश का दूसरा शासक हमें मिलता है धर्मपाल। धर्मपाल धर्मपाल एक महान शासक था, कन्नौज तक इसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था, यानी कि बंगाल में थे, बंगाल से जो यूपी में कन्नौज पड़ता है वहाँ तक इसने अपना साम्राज्य उसका विस्तार किया था। और इस धर्मपाल को लगातार कंटिन्यू जो प्रतिहार और गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट इनसे संघर्ष करना पड़ता है। बाद में एक राष्ट्रकूट हम राजा का नाम देखेंगे जिसने इस धर्मपाल को पराजित भी किया था। धर्मपाल के बाद में उत्तराधिकारी इसका बनता है वो बनता है देवपाल। देवपाल द्वारा कई प्रकार के युद्ध है वो भी किए गए और इसके द्वारा एक इम्पोर्टेंट कार्य वो कौन सा किया कि राजधानी है वो पाटलिपुत्र से कहाँ ले गया था? बंगाल है वो ले जाता है। यानी पहली राजधानी इनकी कहाँ हुआ करती? पाटलिपुत्र में हुआ करती थी और जिसे देवपाल है वो कहाँ पर ले गया था? बंगाल ट्रांसफर कर ली थी। देवपाल पे के समय ही सुमात्रा की जो राजा है बालपुत्र देव उसका राजदूत भारत आया था। देवपाल ने के बाद पाल वंश है उसकी शक्ति है वो कमजोर होने लगती है। गुर्जर प्रतिहारों ने गुर्जर प्रतिहारों ने निरंतर इनके आक्रमण किए जिससे इनकी सत्ता है वो धीरे धीरे कमजोर होने लगी थी। पाल वंश में नवा राजा आता है महिपाल फर्स्ट। महिपाल फर्स्ट के समय चोल अटैक हुआ था। चोलों में किसने? राजेंद्र फर्स्ट है उसने अटैक किया था और गंगा के प्रदेश को जीत लिया था। 12वीं सदी तक आते आते हम देखते हैं कि पाल वंश है उसकी शक्ति वो क्षीण हो गई थी, कमजोर हो गई थी। पाल वंश ये वो किस धर्म से रिलेटेड थे? बौद्ध थे और इनके राज्यकाल में बौद्ध धर्म है उनके शिक्षा केंद्रों की उन्नति हुई थी। नालंदा और विक्रमशिला जैसे प्रसिद्ध महावीर हैं
उनको भी इनका संरक्षण प्राप्त था। उनके नालंदा और विक्रमशिला के जो महावीरों थे उनको संरक्षण भी किसने दिया था? पाल वंशियों ने दिया था। प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु अतिसा, एक साथ बौद्ध भिक्षु थे अतिसा, वो तिब्बत गए थे। तिब्बत ने के राजा ने निमंत्रण दिया था, तो अतिसा तिब्बत भी गए थे। और जब ये तिब्बत जाते हैं उस टाइम पर शासक कौन होता है? नेपाल आकर शासक होता है। पालवंशी कला और वास्तुकला दोनों के महान प्रेमी थे। हमें एग्जाम्पल देखने को मिलता है कि धीमान और वीटपाल जिससे शिल्पी हैं वो उनको भी संरक्षण है वो किन्होंने दिया था? पाल वंशियों ने दिया था। पाल युग के अगर अनेक जलाशय हैं वो वर्तमान में हमें दीनापुर जिले में देखने को मिलते हैं। तो पाल वंशी हैं, इन्होंने कला और वास्तुकला इनको भी संरक्षण प्रदान किया था। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा जो आता है वो है राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश इसकी स्थापना वो किसने की थी? दंतिदुर्ग ने की थी। कब की थी? 736 ईस्वी में की थी। इससे पहले जो राष्ट्रकूट हुआ करते थे वो वातापी के जो चालुक्य है उनके सामंत हुआ करते थे। चालुक्य है ये 3 प्रकार के थे। एक थे कल्याणी के चालुक्य, इनका यहाँ पे। दूसरे चालुक्य थे वो थे वातापी के चालुक्य, और तीसरे चालुक्य हमें देखने को मिलते हैं वो है वैगई के चालुक्य। तो दंतिदुर्ग है वो किसके? दंतिदुर्ग के टाइम पर वातापी के चालुक्य हैं उनके अधीन हुआ करते, इनके सामंत हुआ करते थे। दंतिदुर्ग ने कीर्तिवर्मा आदित्य है उसको पराजित किया और अपने नए वंश की स्थापना की थी। कौन सा वंश? राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। नासिक को अपनी राजधानी बनाया था। इसके बाद में आता है एक शासक बनता है कृष्ण प्रथम। कृष्ण प्रथम ने एलोरा के जो कैलाशनाथ मंदिर है उनका निर्माण कार्य करवाया था। इसके बाद में हम देखते हैं कि इस वंश का जो चौथा शासक है ध्रुव। ध्रुव हम देख रहे थे कि राष्ट्रकूट है उनका पाल और गुर्जर प्रतिहार इनसे कंटिन्यू संघर्ष हो रहा था। तो ध्रुव ने इन गुर्जर प्रतिहारों की जो राजा था वत्सराज उसको पराजित किया था। इसी वंश का जो 5वां शासक आता है गोविंद तृतीय। गोविंद तृतीय ने भी नागभट्ट सेकंड जो गुर्जर प्रतिहारों से रिलेटेड होगा नागभट्ट सेकंड उसको पराजित करेगा। साथ ही साथ ये जो पाल वंश का धर्मपाल था उसको भी इसने पराजित किया था। राष्ट्रकूटों का साम्राज्य और अपने जो राष्ट्रकूट का साम्राज्य वो मालव प्रदेश से कांची तक विस्तार किया था। इस वंश में हम देखें कि शांतिप्रिय राजा कौन सा था? वो था अमोघ वर्ष। ये एक शांतिप्रिय राजा था और इसने लगभग 64 वर्ष तक शासन किया था। अमोघ वर्ष ने अपनी राजधानी है वो मान्य कहती है फिर मालखेड़ नामक स्थान है उसको राजधानी बनाया था। इसके टाइम पीरियड की प्रशंसा है वो अरब यात्री सुलेमान है उसके द्वारा भी की जाती है। अरब यात्री सुलेमान हम नेक्स्ट देखेंगे कि जो मिहिर कुल या फिर मिहिर भोज जिसका नाम हमें देखने को मिलता है उसके टाइम पर भारत आता है और इसके जो शासन है उसके शासन कार्य की है वो प्रशंसा करता है। इसके बाद में कृष्ण द्वितीय और इंद्र तृतीय इन दोनों ने मिलकर महिपाल है उसको पराजित किया था। तो महिपाल नामक एक शासक था कन्नौज का उसको पराजित किया था किसने? कृष्ण द्वितीय और इंद्र तृतीय ने। राष्ट्रकूट है वो बाद में खुद किससे पराजित हो गए थे? ये कल्याणी के जो चालुक्य थे उनसे हार गए थे। कल्याणी के चालुक्य में जो तेलप नामक राजा था उसने इनके जो अंतिम शासक था कर्क द्वितीय उसको पराजित किया और मान्य खेत पर अधिकार कर लिया था। राष्ट्रकूट शासक है वो वैदिक धर्म से रिलेटेड थे। पाल हमने देखे पाल किससे थे? बौद्ध धर्म से रिलेटेड थे। राष्ट्रकूट किससे थे? वैदिक धर्म के प्रबल समर्थक थे। कई भव्य मंदिर है उनका निर्माण करवाया था। राष्ट्रकूट है वो संस्कृत और कन्नड़ साहित्य इसके भी पोषक थे। अरबों ने राष्ट्रकूटों को क्या कहा था? बलहरा या फिर बलराज के नाम से संबोधित किया था। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अरब जो भी आए थे उन्होंने राष्ट्रकूटों को किस नाम से संबोधित किया? बलहरा या फिर बलराज नाम से इनको संबोधित किया था। इसके बाद में वंश आता है गुर्जर प्रतिहार वंश। इस वंश की स्थापना है वो नागभट्ट नामक एक व्यक्ति ने की थी। गुजरात में इनकी स्थापना की थी 725 के अराउंड, इसलिए इस वंश का नाम भी क्या पड़ा? गुर्जर प्रतिहार। वर्तमान में गुजरात वाला एरिया है वहाँ पर ही गुर्जर प्रतिहार वंश है वो था। सिंध की ओर से होने वाले जो भी अरब आक्रमण है उनका सफलतापूर्वक सामना भी इन्होंने किया था। गुर्जर प्रतिहार है इन्होंने सिंध की ओर से जो अटैक होते थे उनका सामना भी इन्होंने किया था। वत्सराज इसका एक बाद में नेक्स्ट शासक नागभट्ट के बाद में शासक कौन आता है? वत्सराज। वत्सराज एक इस वंश का पहला शासक था जिसने किसकी उपाधि धारण की थी? सम्राट की पदवी है सम्राट की उपाधि है वो धारण की थी। और इस वत्सराज की हमने पहले बात की थी कि जो राष्ट्रकूट शासक बनते हैं
ना ध्रुव उसके द्वारा इसको हराया जाता है। तो ध्रुव ने इसको हराया था, लेकिन इसने उपाधि किसकी धारण की थी? सम्राट की उपाधि धारण की थी। वसराज के बाद में इसका पुत्र बनता है नागभट्ट सेकंड, वो शासक बनता है और गंगा की घाटी पर अटैक करता है, कन्नौज पर भी अधिकार कर लेता है। लेकिन इस नागभट्ट सेकंड को भी किसने हरा दिया था? जो गोविंद तृतीय था राष्ट्रकूटों का, उसने इस नागभट्ट सेकंड को हराया था। नागभट्ट सेकंड है वो राष्ट्रकूट गोविंद तृतीय उससे पराजित हुआ था। इस वंश ने के कन्नौज तथा आसपास के क्षेत्र 1018-1019 तक शासन करते रहे। इसके वंशज यानी कि जो गोविंद तृतीय है, इसके वंशज 1018-19 तक है वो कन्नौज वाले एरिया पर शासन करते रहे। इस वंश का सबसे अगर हम देखें महान प्रतापी शासक वो कौन था? भोज फर्स्ट, जिसका नाम हमें मिहिर भोज के नाम से भी देखने को मिलता है, वो नागभट्ट सेकंड था, उसका पोता था। अरब यात्री सुलेमान है, वो किसके टाइम पीरियड में आता है? राजा भोज है उसके टाइम पीरियड में भारत आता है। और अगला इसके बाद में राजा भोज के बाद में सम्राट कौन बनता है? महेंद्रपाल। इसके बाद में नेक्स्ट सम्राट कौन बनता है? महेंद्रपाल बनता है। महेंद्रपाल की अगर हम बात करें तो महेंद्रपाल है वो राजशेखर का शिष्य था और इसका संरक्षक भी था। यानी शिष्य महेंद्रपाल के गुरु कौन थे? राजशेखर है वो इसके गुरु थे। राजशेखर वही व्यक्ति है जिन्होंने कपूर मंजरी नामक नाटक है उसकी रचना की थी। यानी कपूर मंजरी के एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि कपूर मंजरी की रचयिता कौन है? तो एग्जाम होगा राजशेखर। और ये किसके दरबार में रहते थे? तो ये दरबार में रहते थे महेंद्रपाल के। महेंद्रपाल के बाद में राजा कौन बनता है? महिपाल। महिपाल जो इंद्र थे उससे बुरी तरह पराजित हुआ था। इसके बाद में गुजर प्रतिहार है वो पतन होने लगा था। महिपाल के बाद में भी अनेक राजा हुए हैं, लेकिन हम देखते हैं कि 1013 ईस्वी तक आते आते जो ये थे वो उनकी शक्ति है वो कमज़ोर हो गई थी। जब भारत में मोहम्मद गजनी अटैक करता है, तो मोहम्मद गजनी के अटैक के समय इस कन्नौज वाले एरिया पर शासक कौन था? राज्यपाल नामक एक व्यक्ति है वो शासक था। गजनी ने अटैक किया तो इस राज्यपाल ने क्या किया? मोहम्मद गजनी की अधीनता स्वीकार कर ली, जिसके परिणाम स्वरूप जो अन्य राजपूत राजा थे वो नाराज हो जाते हैं। गजनी के भारत से जाने के बाद में अन्य जो राजपूत राजा हैं वो कालिंजर के जो चंदेल राजा गंड है उसके नेतृत्व में राज्यपाल की हत्या कर देते हैं और त्रिलोचन पाल है उसको गद्दी पर बैठा देते हैं। कन्नौज में गढ़वाल और राठौड़ वंश है। जो कन्नौज इनकी राजधानी हुआ करती थी उसमें गढ़वाल और राठौड़ वंश है, उसका धीरे धीरे उद्भव हो जाता है और गुजर प्रतिहार वंश है उसकी वो सत्ता है वो उखाड़ फेंकते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि गुर्जर प्रतिहार वंश है उन शासकों ने लगातार अरबों को आगे बढ़ने से रोका था। लगातार ये गुजरात वाले एरिया में थे और अरब इस साइड से जब भारत में इंटर करते थे तो इन्होंने अरबों को भारत में आगे बढ़ने से इन्होंने रोका था। इसी के साथ आज का हमारा चैप्टर है वो समाप्त होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे चोल वंश और इसका आगे का भाग।